Hello friends, my name is Abdul Basit and you're watching Salar Education. In today's video, we are going to discuss the political system of Germany. जर्मनी के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने से पहले हम जर्मनी की एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। वर्ल्ड वॉर टू की अगर बात करें, उस वक्त जर्मनी एलाइड पावर्स के खिलाफ लड़ रहा था और जर्मनी की यहाँ पे हार हो जाती है। जर्मनी की जब हार होती है तो जर्मनी को एलाइज आपस में तकसीम करते हैं। इसके दो हिस्से बनते हैं। एक को कहा जाता है द जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी ईस्ट जर्मनी, और दूसरे को द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या फिर वेस्ट जर्मनी। ये जो ईस्ट जर्मनी है ये अंडर होता है सोवियत यूनियन के, और जो वेस्ट जर्मनी है ये अंडर होता है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए के। वेस्ट जर्मनी के जो पावर्स हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कमेटी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। उसके बाद जो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 8 मई 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करती है। यहाँ पे असेंबली के अप्रूवल के बाद यहाँ पे जो वेस्टर्न ऑक्युपाइंग पावर्स हैं यानी यूएसए, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ये अप्रूवल देते हैं अपना। कब? क्योंकि इनके अंडर था जर्मनी, तो ये अप्रूवल देते हैं 12 मई 1949 को। इनके अप्रूवल के बाद 23 मई 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है। लेकिन ये जो डिवीजन थी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की, ये ज़्यादा देर नहीं चलती। तो 1990 के टाइम पे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी ये हो जाते हैं यूनिफाइड। ठीक है, सबसे पहले 31 अगस्त 1990 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनिफिकेशन ट्रीटी साइन करते हैं। और ये जो अलाइज हैं, जो एक तरफ है सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ है यूएसए, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ये अपने एलाइज के ऊपर, ये एलाइज जो है ये अपना राइट, जर्मनी की टेरिटरी के ऊपर अपना राइट जो है ये सस्पेंड करते हैं। इस सस्पेंशन के बाद जो यूनिफिकेशन है वो 3 अक्टूबर को यूनिफाइड हो जाती है। अब जर्मनी जो है वो एक कंट्री बन जाता है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी से एक कंट्री बन जाता है। उसका ऑफिशियल जो नाम है द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और इस कंट्री का यूनिफाइड जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन वही रहता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जर्मनी एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, यानी कि पावर सेंटर और उसकी जो फेडरेटेड यूनिट्स हैं उसमें डिवाइड होगी। उसके बाद पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर्स अप्लाई होता है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को ना सिर्फ इलेक्ट करेगी, यहाँ पे उसको कंट्रोल भी करेगी। अच्छा, अब लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कहते हैं द बेसिक लॉ। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है बेसिक लॉ। ठीक है, जो लैंडर स्टेट है यानी जो प्रोविंस है हमारे यहाँ, उस वहाँ पे उसको स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में, और जर्मन लैंग्वेज में उसको कहा जाता है लैंडर। ठीक है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कहा जाता है चांसलर। और जो वहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी उसके 2 हाउसेस हैं। जो अपर हाउस है, यहाँ पे पाकिस्तान में उसको सेनेट कहा जाता है, तो जर्मनी में उसको कहा जाता है द फेडरल काउंसिल। और जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है बुंडेसराट। ठीक है, तो जो नेशनल असेंबली है यानी जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है, या कहा जाता है फेडरल डाइट या फिर बुंडेस्टैग। तो हम यहाँ पे आगे जर्मन टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। अच्छा, जो जर्मनी है किसी भी गवर्नमेंट की तरह जर्मन गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं। एक है लेजिस्लेचर, दूसरी है एग्जीक्यूटिव, प्लस यहाँ पे प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट, उसके अलावा द थर्ड वन इज जुडिशरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव को। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट बेसिकली किसी भी ब्रांच का पार्ट नहीं है, ये हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, ही इज द सेरिमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, और ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है इसको जर्मनी का चांसलर लीड करता है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है।
यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। इलेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पे एक बॉडी है, उसको कहा जाता है फेडरल कन्वेंशन। ये बॉडी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इस बॉडी के अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं? सबसे पहली बात ये है बुंडसटैग, यानी जो जर्मन लेजिस्लेचर है उसका जो लोअर हाउस है उसके सब मेंबर्स होते हैं एक। दूसरा ये है कि जो स्टेट्स हैं, जितने मेंबर बुंडसटैग के हैं इतने मेंबर स्टेट से आते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, स्टेट के 10 मेंबर हैं किसमें, बुंडसटैग में, और वो 10 मेंबर वहाँ से भेजेगी उसके अलावा। ठीक है, ये कौन होते हैं? ये बेसिकली कोई प्रोमिनेंट सिटीजन्स वगैरह होते हैं। तो ये जो बॉडी है ये इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। अब प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का? सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट है वो इलेक्शन में यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है, और फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड इलेक्शन में जो कैंडिडेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले हासिल करता है तो ये बन जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकता तो फिर होगा यहाँ पे सेकंड कैंडिडेट राउंड, यहाँ पे सेकंड राउंड होगा। और यहाँ पे अक्सर ये होता है कि कैंडिडेट नए आते हैं लेकिन वो पुराने कैंडिडेट भी वोट लड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। अगर कोई मेंबर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेता है तो वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सकता तो फिर होगा थर्ड राउंड। लेकिन थर्ड राउंड में सिर्फ सेकंड जो राउंड हुआ था इसके जो टॉप 2 मेंबर्स होंगे वही लड़ेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो मेजॉरिटी लेगा तो वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे फिर ये हो सकता है कि दोनों के वोट्स जो है वो इक्वल हो जाएं, 50-50% हो। इस केस में ये होगा जो इस बॉडी को यानी फेडरल कन्वेंशन को जो चेयर कर रहा होगा, इसका चेयरमैन किसी एक कैंडिडेट की तरफ वोट करेगा तो इस तरह वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इज इलेक्टेड। अब इसकी देखते हैं पावर्स, यानी प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं और कौन कौन सी इसकी ड्यूटीज़ हैं। बेसिकली अगर देखा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम में वहाँ पे जो सेरेमोनियल हेड होता है उसके पास इतनी पावर नहीं है, लेकिन जर्मनी के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पास अच्छी खासी पावर्स हैं। तो चलिए देखते हैं उसके पास क्या क्या पावर हैं। सबसे पहली पावर है कि ये चांसलर को अपॉइंट करता है। ठीक है, अब चांसलर की सीट किसी भी तरह खाली होती है या फिर न्यू इलेक्शन होता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी या वो रिज़ाइन कर देता है, तो इस किसी एक केस में यहाँ पे प्रेसिडेंट किसी भी एक पर्सन को क्या करेगा, प्रपोज करेगा चांसलर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब ये जो पर्सन है इसको यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेनी है, वोट लेना है किसका, बुंडेस्टैग का। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है तो ये बन जाएगा चांसलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट किसी एक पर्सन को प्रपोज करता है लेकिन जो बुंडेस्टैग है उसको लगता है कि यहाँ पे इस मेंबर को चांसलर नहीं बनना चाहिए, किसी और को बनना चाहिए, तो उसके पास टाइम होता है 14 डेज़ का। वो 14 डेज़ के अंदर किसी दूसरे बंदे को इलेक्ट कर सकती है चांसलर। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक ये है कि असेंबली जो है ये इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इलेक्ट करे, ठीक है, यानी 50+ वोट दे के इसको इलेक्ट करे। तो इस सिचुएशन में ये होगा कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे जो चांसलर इलेक्ट हुआ है इसको अपॉइंट करना इसकी ड्यूटी है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि सिंपल मेजॉरिटी हो। यहाँ पे अगर सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्ट करती है असेंबली तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन हैं, या उस बंदे को वो चांसलर अपॉइंट कर दे या फिर बुंडेस्टैग को यानी असेंबली को ही डिसॉल्व कर दे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास अच्छी खासी पावर है अगर यहाँ से असेंबली क्या करती है, डिविएट करती है। ठीक है, दूसरा ये है कि एक तरह से यहाँ पे ये चांसलर को डिसमिस कर सकता है। ठीक है, ये कब डिसमिस कर सकता है, सिर्फ उस वक्त जब बुंडेस्टैग एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाती है, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, एक तो नॉर्मल होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन जर्मनी के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो होता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कंस्ट्रक्टिव मीन कि एक ही मेजॉरिटी से एक चांसलर को उसी वोट से एक को क्या करना है, डिसमिस करना है, और दूसरे को क्या करना है, अपॉइंट करना है।
ठीक है, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुंडस्टैग ले आती है किसी चांसलर के खिलाफ, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, चांसलर को डिसमिस करता है। ठीक है, और जो चांसलर है, चांसलर की जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं यानी जो मिनिस्टर्स हैं, उनको भी प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है। लेकिन ये जो पावर है ये एक्सरसाइज की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द चांसलर। ठीक है, उसके अलावा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बुंडस्टैग को डिसॉल्व कर सकता है। कब डिसॉल्व कर सकता है? फॉर एग्जांपल बुंडस्टैग चांसलर के खिलाफ क्या लेके आती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है। जब ये फेल हो गया तो जो इनकम्बेंट यानी जिसके खिलाफ वोट लाया था वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि पार्लियामेंट को क्या किया जाए, यानी बुंडस्टैग को डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है यानी इसकी डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो डिसॉल्व करे विद इन 21 डेज, अगर ना चाहे तो ना डिसॉल्व करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट की अफेक्टिव पावर है प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है जर्मनी को ऑन द इंटरनेशनल लेवल। कोई भी फॉरेन विजिट है जर्मनी के बिहाफ पे, स्टेट के बिहाफ पे, वो प्रेसिडेंट जाएगा। ठीक है, अगर कोई बाहर से विजिट करता है तो वो प्रेसिडेंट को मिलेगा। और अगर कोई ट्रीटी साइन करनी है किसी दूसरे कंट्री के साथ या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी है तो यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट ने साइन करनी है। लेकिन यहाँ पे उसको बुंडस्टैग का अफर्मेशन चाहिए उसको फोर्स में लाने के लिए। और उसके अलावा जो एम्बेसडर वगैरह हैं इनकी एक्रेडिटेशन वगैरह जो है ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे जर्मन प्रेसिडेंट के पास एक यूनिक पावर है जिसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर चांसलर जो है वो जाता है असेंबली के पास, बुंडस्टैग के पास जाता है कि मुझे कॉन्फिडेंस का वोट दो, लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और कोई चांसलर नियो अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने अभी तक असेंबली को डिसॉल्व भी नहीं किया, तो कोई लॉ है तो उस लॉ को चांसलर कह रहा है कि ये अर्जेंट है। ठीक है, वो डिक्लेयर कर सकता है कि इट इज़ अर्जेंट। और कैबिनेट यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर सकती है कि यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इमरजेंसी। जब प्रेसिडेंट ने लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो उसके बाद प्रेसिडेंट बुंडस्टैग को देगा 4 वीक्स। इसने 4 वीक्स के अंदर वो जो ड्राफ्ट लॉ है उसको देखना है, ठीक है, उसको पास करना है। अगर पास कर दिया तो ठीक है, नहीं करेगा तो अब जो कैबिनेट है, कैबिनेट इसको लेके चल जाएगी सेनेट यानी फेडरल काउंसिल या बुंडेसराट आप जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके पास लेके जाएगी। तो अगर सेनेट इसको अप्रूवल दे देती है तो यहाँ पे इजीली बाईपास किया जा सकता है किसको, बुंडेस्टैग को, तो ये बन जाएगा लॉ। लेकिन ये जो पावर है, ये जो लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इमरजेंसी की पावर है, ये अभी तक कभी भी यूज़ नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक यूनिक पावर है। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है। अब इम्पीच कैसे किया जा सकता है? अगर प्रेसिडेंट विलफुली वायलेट करता है कोई भी जर्मन लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर और कोई लॉ हो, तो उसको बुंडेस्टैग यानी लोअर हाउस या बुंडेसराट यानी अपर हाउस, इनमें से कोई भी इसको इम्पीच कर सकता है। और इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी का है वोट चाहिए। ठीक है, यानी 66 मेंबर जो है, 66% मेंबर इसके लिए वोट दें तो इसको इम्पीच भी किया जा सकता है। ठीक है, जब इम्पीचमेंट होगी उसके बाद जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है इसने डिसाइड करना है कि प्रेसिडेंट गिल्टी है या नहीं है। अगर प्रेसिडेंट गिल्टी है तो यहाँ से इसको इसकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये है प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम जानते हैं चांसलर के बारे में। ठीक है, चांसलर की अगर बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर है जर्मनी का, इसका टाइटल वहाँ पे क्या है, चांसलर। अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ का चांसलर, ये इक्वल है। ठीक है, चांसलर जो है ये हेड ऑफ द स्टेट है सबसे पहली बात,
और दूसरी बात ही द चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, इसमें एक ही बात है। और साथ ही साथ ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द जर्मन आर्मी। यहाँ पे ये आर्मी का क्या है, चीफ भी है, ठीक है, इसके पास यानी अच्छी खासी पावर है। और चांसलर को इलेक्ट कैसे किया जाता है, हमने ऑलरेडी इसको ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जो चांसलर है वो जितना दिल करे उसका, जितनी दफ़ा एक कैंडिडेट वो बन सकता है प्रेसिडेंट। ये हमारे पास दो एग्जांपल हैं। एक रीसेंट एग्जांपल है जिन्होंने अभी 2021 में जो है वो रिज़ाइन किया, ठीक है, बल्कि उन्होंने आगे वोट जो है वो नहीं लड़ा, ठीक है। एंजेला मार्केल, ये एक लेडी हैं, ठीक है, इनने 12 साल यानी 12 ईयर कंसेक्टिव 12 ईयर के लिए ये जर्मनी की चांसलर रही हैं। और एक और एग्जांपल है हेलमट हेल, ये 16 ईयर्स के लिए सर्व किया है एज अ चांसलर। तो यहाँ पे कोई टेन्योर की लिमिट नहीं है, ठीक है। अब अगर जो चांसलर है, चांसलर को रिमूव करना है, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि आपने पहले सक्सेसर ढूंढना है, ठीक है, उस पर आपने एग्री होना है, उसके बाद जाके आपने वोट करना है जो ऑलरेडी चांसलर वहाँ पे सर्व कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट ऐसे होता है जो छोटी पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ पे तो एग्री हो जाती हैं कि इसको रिमूव करना है, जो इनकम्बेंट है इसको रिमूव करना है, लेकिन जो सक्सेसर है उस पे जो है ना वो डिसएग्रीमेंट आ जाता है। ख़ास तौर पे छोटी पार्टी जो होती हैं वो डिसएग्री कर जाती हैं। तो इस वजह से जो जर्मन चांसलर जो है इसकी जो टेन्योर है ये थोड़ा सिक्योर होता है, ठीक है, इसको बहरहाल रिमूव किया जा सकता है। अब देखते हैं चांसलर के पास जो पावर्स हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन सी पावर हैं। सबसे पहली बात यह है, चांसलर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसके पास वाइड पावर होंगी। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द जर्मन आर्मी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये फेडरल जो मिनिस्टर्स हैं उनको इलेक्ट भी करता है, ठीक है, उनको डिसमिस भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन वो है कि यहाँ पे मिनिस्ट्रीज यानी एक तो मिनिस्टर जो है उनको क्या करना है, अपॉइंट करना है या डिसमिस करना है। दूसरा ये है कि यहाँ पे पूरी की पूरी मिनिस्ट्री वो ख़त्म कर सकता है या कोई नई मिनिस्ट्री वो क्रिएट कर सकता है। अगर और पावर्स देखें तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे फंक्शन करती है 3 बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर। एक है द चांसलर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो चांसलर है ये रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की सब पॉलिसीज़ का, ठीक है। दूसरी बात ये है, दूसरा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल ऑटोनॉमी। जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपनी मिनिस्ट्री के हद तक एक ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन ये ऑटोनॉमी सिर्फ उसी हद तक है जब ये जर्नल पॉलिसी यानी चांसलर ने जो जर्नल पॉलिसी दी है उसके बाहर ना जाए। जब उसके बाहर जाएगा तो इसकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और द थर्ड प्रिंसिपल इज द कैबिनेट प्रिंसिपल। कैबिनेट प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसमें यह है कि अगर 2 मिनिस्टर हैं उनकी जुरिस्डिक्शन की कोई डिस्प्यूट उनके दरमियान आता है, एक कहता है कि ये मेरा जुरिस्डिक्शन है या ये तेरा जुरिस्डिक्शन है, इसमें मैं क्यों काम करूं, तो यहाँ पे जो कैबिनेट है वो जो डिस्प्यूट है वो कैबिनेट ने सॉल्व करना है। तो ये है चांसलर की पावर्स। अब आ जाते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच की तरफ। जो जर्मन की लेजिस्लेचर है ये है बाई कैमरल पार्लियामेंट, ठीक है। इसकी 2 हाउसेस हैं, एक है बुंडेस्टैग और दूसरा है बुंडेसराट। जो बुंडेस्टैग है ये है लोअर हाउस और बुंडेसराट जो है ये है अपर हाउस, ठीक है। जो लोअर हाउस है ही रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ जर्मनी एज अ होल, ओके। और जो बुंडेसराट है यानी जो अपर हाउस है ये फेडरेटेड स्टेट्स को
यानी फेडरेटेड यूनिट्स जो हैं जर्मनी की, उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बुंडेस्टैग को। बुंडेस्टैग को अगर देखें, ही इज़ द लोअर हाउस, ठीक है, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड इसके मेंबर्स हैं। और जो सिस्टम है इसको कहा जाता है इलेक्शन का मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, और बुंडेस्टैग की अपनी एक पुलिस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई मेंबर मिसबिहेव कर रहा है या कोई भी इस तरह की इनार्किक सिचुएशन बन जाती है तो इसकी अपनी एक पुलिस फोर्स भी है। थोड़ी यूनिक सी बात है। अब इसकी पावर्स देखते हैं। पावर देखने से पहले हम एक प्रिंसिपल देखते हैं बहुत ज़्यादा, जो दैट इज़ यूनिक टू जर्मन लेजिस्लेचर। अब नॉर्मली अगर देखा जाए किसी भी पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में जब इलेक्शन होता है तो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है या इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पे लाई जाती है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लेजिस्लेचर है, ठीक है, बेसिक लॉ कहता है कि एक लेजिस्लेचर उसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जब तक वो फिजिकली यानी एक्चुअली वो आके अपना सेशन स्टार्ट नहीं करती तो उससे जो पीछे वाली बॉडी है वो क्या करती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर कोई लॉ अभी पास नहीं हुआ, ठीक है, एक लेजिस्लेचर में, यहाँ पे बुंडेस्टैग में कोई लॉ पास नहीं हुआ तो इलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अगर नई गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि उस लॉ को कंटिन्यू करे, ठीक है, उसको पास करवाए, तो उस लॉ को क्या किया जाएगा, दोबारा से ज़ीरो से टेबल किया जाएगा। यानी जो एक न्यू बुंडेस्टैग है उसको ओल्ड बुंडेस्टैग से बिल्कुल डिफरेंट जो है एक न्यू बॉडी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 बुंडेस्टैग है, इसका इलेक्शन होता है 18 सितंबर 25 में। ठीक है, और ये अपने आप को अपना पहला सेशन जो है ये स्टार्ट करती है 18 अक्टूबर को। अब ये एक मंथ का जो ड्यूरेशन है इसमें 15 जो बुंडेस्टैग है ये प्रॉपर क्या करती रही, अपनी लेजिस्लेशन करती रही। और इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एंगेजमेंट अब्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इस पे इसने लेजिस्लेशन की। तो इस तरह जो है ये प्रिंसिपल काम करता है, द प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूएशन। अब देखते हैं पावर्स, इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी है, सबसे पहली पावर क्या होगी, लेजिस्लेशन करती है। ठीक है, दूसरा बात है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे ये चांसलर को क्या करती है, इलेक्ट करती है। और एग्जीक्यूटिव के ओवरसाइट करती है, यानी जो फंक्शन हो रहे हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो फंक्शन कर रही है उसको ओवरसाइट करती है। तो और यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है इसका बजट जो है ये भी पास करती है बुंडेस्टैग। तो ये मेजर जो है इसके फंक्शंस हैं। अब इसका इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, जर्मनी के अंदर अगर देखा जाए तो एक यूनिक इलेक्शन का सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम को कहा जाता है पर्सनलाइज्ड या फिर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये सिस्टम दो सिस्टम का एक मिक्सचर है। एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, दूसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। अगर सीट्स की बात की जाए, जर्मन की बुंडेस्टैग में कितनी सीट्स हैं, तो यहाँ पे कोई सीट की लिमिट नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट नहीं है कि टोटल कितनी सीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक लोअर लिमिट है, एटलीस्ट 595 सीट्स होनी चाहिए। तो इनको कहा जाता है बेस सीट। और इसके अलावा और सीट्स होती हैं जिसको कहा जाता है ओवरहैंग सीट्स या और बैलेंस सीट्स। ठीक है, अब जो 595 बेसिक सीट्स हैं इनकी जो हाफ है यानी 299 इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। यानी लोग इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो कितनी कंस्टिट्यूएंसी है जर्मनी के अंदर, 299। जो सेकंड हाफ है यानी 299 अदर मेंबर जो हैं इनको पार्टीज अपॉइंट करती हैं। इनके लिए जो इलेक्शन होता है ये बेस्ड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर। यानी यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वोट पार्टी के लिए करते हैं और जिस पार्टी के पास जितनी ज़्यादा वोट होंगे उसको इतनी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी।
और वो किसी भी मेंबर को उन सीट पे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब ये इलेक्शन कैसे होता है इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं, एक कम्प्रिहेंसिव वे में समझते हैं। अब जो बैलेट पेपर है, यहाँ पे एक वोटर के पास 2 वोट होते हैं। कोई भी वोटर है उसके पास 2 वोट हैं। एक वो पार्टी के लिए वोट करता है जिसको कहा जाता है पार्टी वोट, और दूसरा वोट जो है ये कैंडिडेट के लिए करता है, इसको कहा जाता है मेंबर वोट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। फॉर एग्जांपल एक पार्टी है ग्रीन पार्टी। ठीक है, हमारे पास येलो पार्टी भी है, रेड पार्टी है, ग्रीन पार्टी है और ब्लू पार्टी है। ठीक है, और इसी तरह इस साइड पे पहला जो वोट है लेफ्ट साइड पे, इसकी येलो का मेंबर खड़ा है, रेड का खड़ा है, ग्रीन का खड़ा है और ब्लू का खड़ा है। आप एक कंस्टिट्यूंसी में हैं, ठीक है, आपको लगता है कि एक मेंबर है XYZ कोई भी है, तो वो बड़ा अच्छा काम करता है अपनी कंस्टिट्यूंसी में। ठीक है, तो वो मेंबर बिलोंग करता है ग्रीन पार्टी से। आप चाहते हो कि आप इसको वोट दो, लेकिन आपको लगता है कि ग्रीन पार्टी ओवरऑल जो है ये कोई अच्छी पार्टी नहीं है नेशनल लेवल पे, तो आपको लगता है कि रेड पार्टी जो है ना ये अच्छी है, तो आपका दिल करता है कि आप रेड पार्टी को दो वोट, लेकिन मेंबर जो है वो ग्रीन पार्टी का मेंबर, क्योंकि आपके जो है कंस्टिट्यूंसी के काम ये बहुत अच्छी तरह से करता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान में है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको या पार्टी चुननी पड़ेगी या मेंबर चुनना पड़ेगा। लेकिन जर्मनी के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे इसको कहते हैं वोट स्प्लिटिंग। तो एक कैंडिडेट क्या करता है, इसके लिए वोट कर देता है ग्रीन पार्टी के मेंबर के लिए, और ओवरऑल जो पार्टी वोट है वो दे देता है रेड पार्टी को। तो इसको कहते हैं वोट स्प्लिटिंग। जब एक कैंडिडेट करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो सब वोट इस तरह स्प्लिटिंग करता है। कोई यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हो सकती है, इसको वोट दे सकता है, यानी पार्टी को ग्रीन को दे सकता है, येलो वाले के मेंबर को दे सकता है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आता है। रिजल्ट ऐसा है कि पार्टी को अगर देखा जाए ओवरऑल, तो पार्टी वोट पे रेड पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, कैंडिडेट जो हैं रेड पार्टी के, ये थोड़े वोट इन्होंने लिए हैं। तो हम सपोज करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जो रेड पार्टी है उसको पार्टी वोट के थ्रू 110 मेंबर अपॉइंट करने की जो है राइट मिला है। ठीक है, क्योंकि इसने इतने वोट ज़्यादा लिए हैं। और जो इसके कैंडिडेट जीते हैं वो कितने हैं, 110। तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब जर्मनी का जो लॉ है वो कहता है कि ये मेंबर इक्वल होने चाहिए, यानी जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं इतने अपॉइंटेड मेंबर्स होने चाहिए। तो अगर नहीं है तो इनको बनाना है। हमारी एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास कितने मेंबर हैं, 100 इलेक्टेड मेंबर हैं और 110 मेंबर्स हैं अपॉइंटेड मेंबर्स। अब हम इनको कैसे इक्वल कर सकते हैं, यहाँ पे हम 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब पार्टी को कहते हैं कि आप 10 मेंबर और क्या करो, अपॉइंट करो। तो इस साइड पे इनको डालेंगे तो ये हो गए हमारे 110 और यहाँ पे हो गए 110। तो इस पार्टी का एक बैलेंस आ गया। अब ये जो 10 वोट हैं इसको कहा जाता है ओवरहैंग सीट्स। तो यहाँ पे जो रेड पार्टी है, रेड पार्टी के मेंबर्स के दरमियान एक बैलेंस आ गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक रेड पार्टी नहीं है, यहाँ पे ग्रीन पार्टी भी है, यहाँ पे येलो पार्टी भी है और यहाँ पे ब्लू पार्टी भी है। अगर इनको 10 सीट सामने दे दी तो इनकी प्रोपोर्शन जो है, इनका मेरिट पे जो इनने वोट्स लिए थे, इनको रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मिल रही। ठीक है, इनकी सीट्स जो है वो कम हो गई, तो इसकी सीट्स होगी ज़्यादा। अब क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने इनको भी सीट्स देनी है। इनको सीट्स इस तरह देंगे, इनको जो सीट्स देंगे उनको कहेंगे बैलेंस सीट। तो ओवरऑल सीट्स हम इस तरह देंगे, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, और अपॉइंटेड मेंबर्स सब पार्टीज के यहाँ पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये है मेथड, और इसी वजह से बुंडस्टैग के अंदर जो सीट्स हैं वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 20th की बात करें तो यहाँ पे अभी यानी 2022 में अगर बात करें तो यहाँ पे 736 मेंबर्स हैं, और 19 की बात करें तो यहाँ पे 79 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका नंबर वेरी करता जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक रियल जो है बैलेट पेपर है। यहाँ पे आपने वोट करना है पार्टी के लिए, यहाँ पे करना है मेंबर के लिए। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला मेंबर पसंद है, पहला वाला,
ठीक है, लेकिन इसकी जो पार्टी है ये आपको पसंद नहीं है, तो आप चाहें तो किसी और पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी मेंबर चुन सकते हैं और कोई भी पार्टी चुन सकते हैं। अगर आपको पार्टी भी पसंद है, उसका मेंबर भी पसंद है, तो आप वोट इस तरह करेंगे, यहाँ पे स्प्लिटिंग वोट नहीं होगी। तो ये है जर्मनी का जो है इलेक्टोरल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं हम बुंडेसराट को, यानी जो सेनेट है, सेनेट को देखते हैं। सेनेट भी यहाँ पे थोड़ी सी यूनिक है। ये अपर हाउस है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है जो जर्मनी की 16 स्टेट्स हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करती है फेडरल लेवल पे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर यूएस के अंदर देखें, वहाँ पे हर स्टेट को 2-2 सीट्स मिली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर स्टेट को इतनी सीट्स मिलती हैं जितनी उसकी पॉपुलेशन है, यानी रिप्रेजेंटेशन इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न। बुंडेसराट की बात करें, यहाँ पे 69 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो मेंबर्स हैं ये एक्सक्लूसिवली फेडरल काउंसिल या बुंडेसराट के मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने इनको अपॉइंट किया है, यहाँ पे इनका इलेक्शन नहीं होता, तो ये वहाँ पे कंकरेंटली यहाँ पे कोई फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई सिविल ब्यूरोक्रेट हो सकता है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, मिलिट्री तो नहीं, सिविल ब्यूरोक्रेट हो सकता है। ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिस होल्डर हो सकता है, तो यहाँ पे किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई टेन्योर नहीं है। ठीक है, एक मेंबर को आपने अपॉइंट कर दिया, वो पूरी ज़िंदगी भी फेडरल काउंसिल का मेंबर रह सकता है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है, जो फेडरल काउंसिल है या बुंडेसराट है, इसका जो जो प्रेसिडेंट है वो रोटेट करता है। ठीक है, 16 स्टेट्स हैं, और जो मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, यानी चीफ मिनिस्टर, अगर पाकिस्तान में अगर बात करें तो हम इसको कहेंगे चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे क्या कहते हैं, मिनिस्टर प्रेसिडेंट। तो जो सबसे पॉपुलेटेड मिनिस्टर है वहाँ से स्टार्ट होगी और आगे जो है वो क्या कर दी जाएगी, रोटेट करती जाएगी स्टेट्स में, जो प्रेसिडेंस की जो सीट है यहाँ पे फेडरल काउंसिल की। ठीक हो गया। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं ये कंकरेंटली कुछ और काम भी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये जो लेजिस्लेशन है अपर हाउस में, ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 52(2) ये अलाउ करता है, यानी किसी और को यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हो, आपकी जगह पे क्या करें, यहाँ पे वोट तो नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ पे लेजिस्लेचर कर सकता है, यानी कमेटीज़ में जो है वो काम सारा सिविल ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। अब एक मेन चीज़ है कि इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। अपॉइंट इनको किसी को भी यहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ये वोट कैसे करते हैं। वोट की अगर बात करें, यहाँ पे एक मेंबर का वोट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का वोट होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, उसके कितने मेंबर हैं, 16 मेंबर हैं, तो उसके पास 16 वोट्स होंगे, लेकिन वो 16 के 16 क्या करेंगे, एक ही काज के लिए वोट करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते, इन ब्लॉक वो वोटिंग नहीं करते, तो उस पूरी स्टेट के सब वोट जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये एक यूनिक सा एक प्रोविजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसकी पावर क्या है। पावर देखें, अगर जनरली देखा जाए, इसकी पावर बुंडेसराट से बुंडेस्टैग से कम है। ठीक है, लेकिन इसके पास कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं। सबसे पहले ये इसके पास है एक प्रोविजन है, उसके मुताबिक कोई भी लॉ है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, वो सबसे पहले किसके पास आएगा, बुंडेसराट के पास आएगा। ठीक है, वो पास करेगी, उसके बाद वो जाएगा किसके पास, बुंडेस्टैग के पास। लेकिन जो बजट है, ठीक है, या कोई मनी बिल है, वो जाएगा सबसे पहले किसके पास, बुंडेस्टैग के पास। मनी बिल के अलावा सब के सब बिल सबसे पहले बुंडेसराट यानी अपर हाउस के पास आएंगे। तो ये एक वाकई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इससे अपनी ये पावर जो है वो एग्जर्ट कर सकता है। यहाँ पे इसके पास वीटो पावर है, फुल वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो पावर है। किन लॉज के मुतालिक, जो लेजिस्लेशन किसी स्टेट की कोई पॉलिसी है उसको अफेक्ट करती है, या फिर
ऐसा कोई लॉ है जिसको एडमिनिस्टर करना है किसने, जो है स्टेट ने एडमिनिस्टर करना है, लेकिन लॉ कौन पास कर रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेचर पास कर रही है। तो यहाँ पे भी इसके पास एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट वीटो पावर है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो यहाँ पे भी क्या है, इसके पास एब्सोल्यूट पावर है। क्यों? एब्सोल्यूट पावर इस तरह है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसकी, अपर हाउस की, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोअर हाउस की। तो यहाँ पे जब तक ये अपर हाउस नहीं पास करेगा बिल, तो लोअर हाउस उस बिल को आगे नहीं ला सकता, उस अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे एक सस्पेंसिव वीटो है, कोई भी लॉ है। ठीक है, एक तो हमने कैटेगरी कर ली अमेंडमेंट, और कोई ऐसी लॉ जो क्या करे, अफेक्ट करे स्टेट को, या स्टेट की किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, या उसकी जो जनरल कोई पॉलिसी है उसको अफेक्ट करे। तो उसके अलावा यहाँ पे जनरल लॉ जो है वहाँ इसके पास सस्पेंसिव वीटो है। ठीक है, अब इसके पास आता है लॉ तो ये यहाँ पे रख देते हैं, इसके ऊपर डिबेट नहीं करते, इसको पास नहीं करते। ठीक है, या इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में ये है जो लोअर हाउस है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इस वीटो को ओवरकम कर सकता है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट और है, एक ट्विस्ट ये है कि अगर इसने वीटो किया 2/3 मेजॉरिटी से, तो बुंडेस्टैग जो है वो भी 2/3 मेजॉरिटी से ही इसको ओवर रूल करेगा। यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स इस तरह हो जाती है क्योंकि इसकी छोटी बॉडी है, 69 मेंबर हैं, इसकी 2/3 जो है यहाँ पे मतलब काम करना इजी है। अब अगर हम बात करें कि इसकी बुंडेस्टैग की, वहाँ पे कितने मेंबर हैं, इस वक्त जो मेंबर है 736। अब इनकी 2/3 मेजॉरिटी इकट्ठा करना ये थोड़ा लंबी कहानी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भी अपर हाउस है, जो अपर हाउस के पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो किसी भी लॉ को ये ब्लॉक कर सकती है इजीली। ठीक है, अगर स्टेट्स इस बात पे राजी हों। अब यहाँ पे ये जो वीटो पावर है, इसके थ्रू लेजिस्लेशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो स्टेट्स हैं, जो फेडरेटेड यूनिट्स हैं, वो स्ट्रांग हैं सेंटर की निस्बत। ठीक है, यानी उनकी मर्ज़ी के बगैर वो कोई भी लॉ इजीली पास नहीं कर सकती, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वीक है रिलेटिवली, और जो स्टेट्स हैं वो हैं स्ट्रांग। अच्छा, अब देखते हैं हम जुडिशल सिस्टम ऑफ जर्मनी। जुडिशल सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज के कोर्ट्स हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ऑर्डिनरी कोर्ट्स। इस कोर्ट में आते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है इस तरह फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है जर्मनी के अंदर। और उसके बाद लोअर कोर्ट्स आते हैं, सिविल होंगे या फिर क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, जो भी हैं ये आते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स के कैटेगरी में। दूसरे हैं स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स जो है ये कोई स्पेशल किस्म के लॉज को जो है वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिनांस कोर्ट है, सोशल लॉ कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक कैटेगरी है थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये जो कोर्ट है इसके पास है जुडिशल रिव्यू की पावर, यानी अगर कोई लॉ लेजिस्लेचर पास करती है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वही डिसाइड करता है कि कौन सा लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ वो जस्टिस जो है वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक, यहाँ पे जर्मनी के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अलग से है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम ये है जुडिशल रिव्यू करना। तो अब जुडिशरी बहुत जो है वाइड टॉपिक है, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करते। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।